हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न वो होने वाले हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये 15 से लेकर 23 तक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये संपूर्ण किताब से हैं। चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। ये निश्चित उत्तरी प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये बायोलॉजी का पेपर है और यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के का, खा, गा, घा और अंगा ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं और आप इस वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज लेने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि संपूर्ण किताब से हैं और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना और ये प्रश्न वहाँ पर देखना, हर साल पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हो 7 सेट बनते हैं हमारे, कितने 7 सेट बनते हैं और ये हर किसी ना किसी सेट में पूछे गए हैं। आप नहीं मानते तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना और ये प्रश्न आप वहाँ पर जरूर चेक करना और ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और उम्मीद है कि आप ये 2024 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। हर किसी सेट में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 से 4 सेट में ये जरूर टपकने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, एक हो गया सेब और दूसरा हो गया स्ट्रॉबेरी। ये दोनों क्या है? आभासी फल हैं। आभासी फल बोलो या असत्य फल बोलो, एक ही बात होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। जो जलीय परागण करते हैं उन 2 पौधों के नाम लिखने हैं। उत्तर नंबर 1 है ईल घास और दूसरा है हाइड्रिला। ये दोनों क्या जलीय परागण करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। यानी कि जो मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था वो कितनी जोड़ी विपरीत लक्षण थे, ये आपको बताना है। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि आईयूडी का पूरा नाम लिखिए या पूरा रूप लिखिए या आईयूडी क्या होता है फुल फॉर्म लिखिए, ऐसे भी आप पूछ सकता है। तो आईयूडी का पूरा रूप है दोस्तों इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेप्टम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है? टेप्टम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है? यह परागकोश में सबसे आंतरिक स्तर पर स्थित होता है। ये जो टेप्टम होता है वो परागकोश में सबसे आंतरिक स्तर पर स्थित होता है और इसका कार्य देखिए दोस्तों, इसका कार्य परागकोश में बीजाणु, मात्र कोशिका तथा लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि टेप्टम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनका क्या कार्य है? आपको बता दें दोस्तों, जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो वृषण में पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें? पुरुषों में स्रावन करती हैं। और जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो वृषण में पाई जाती हैं। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त चक्र क्या है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्त चक्र क्या होता है? मादाओं बोलो या महिलाओं,
महिलाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है। इसको ही मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनमें अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है। इसको ही मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। तो आई होप यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। जो शुक्राणु होता है उसके एक्रोसोम भाग को काट दिया जाए तो क्या होगा। निषेचन की क्रिया विधि नहीं होगी। तो अगर शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट दिया जाए तो निषेचन की क्रिया विधि नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि शुक्राणु कुछ इस प्रकार का होता है और ये जो टॉप वाला भाग होता है ये क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है। जब हम इसी को काट देंगे तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो अंडाणु होता है, महिला का अंडाणु होता है, वो अगर इससे फ्यूज होगा, इस प्रकार से फ्यूज होता है तो ये जो एक्रोसोम भाग होता है वो इसी को भेदता है, यानी कि इसी से टकराता है, तभी जो अंडाणु होता है वो फर्टिलाइज सही से हो पाता है। अगर हम इसी भाग को काट देंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखिए। उत्तर है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। सहायक जनन तकनीकी का नाम हमें बताना है, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों। एक है पात्र निषेचन, दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान। पात्र निषेचन और कृत्रिम गर्भाधान ये दोनों क्या हैं, सहायक जनन तकनीक हैं। सहायक जनन तकनीक हैं। और दोस्तों सहायक जनन तकनीक होता क्या है, सहायक जनन तकनीकी होती है दोस्तों, जैसे कि किसी महिला के कोई संतान नहीं होती है, जैसे कि ना उसके पुत्र हुआ ना पुत्री, कोई भी संतान नहीं होती है। कुछ दंपति ऐसे होते हैं जिनके संतान नहीं होती है। तो पात्र निषेचन और कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से उन्हें संतान उत्पत्ति कराई जाती है। तो इस विधि द्वारा, इस तकनीक द्वारा उनको संतान उत्पत्ति कराई जाती है। तो पात्र निषेचन और कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, आनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। इसमें बताना है कि आनुवांशिक रोग क्या होता है और उदाहरण भी इसका देना है। उत्तर है, ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। यानी कि जो माता पिता में रोग होता है और वही रोग उनके संतानों में, उनके पुत्र पुत्री में होता है, तो वही रोग क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या होता है, जब कोई हीमोफीलिया से पीड़ित होता है इस रोग से, तो वो कहीं पर अगर कट जाता है तो उसका रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो उसे क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। और वर्णांधता क्या है, वर्णांधता से जो पीड़ित होता है वो क्या है, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है। तो ये दोनों रोग क्या हैं, आनुवांशिक रोग हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, मानव में गुणसूत्री विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। नंबर 1 पर है टर्नर सिंड्रोम और नंबर 2 है डाउन सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम ये क्या है, गुणसूत्री विकार हैं, जो कि क्या है, मानव में होते हैं गुणसूत्री विकार। टर्नर सिंड्रोम है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 45। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और डाउन सिंड्रोम में कितनी होती है, 47। डाउन सिंड्रोम में 47 होती है।
इसका नाम है डाउन, लेकिन इसमें कितनी होती है 47। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो मनुष्य या मानव कह लो, तो मानव में पुरुष भी आ जाता है और महिला भी आ जाती है। तो पुरुष में होता है दोस्तों 46 और महिलाओं में भी 46, यानी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 होते हैं दैहिक गुणसूत्र और 2 जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। पुरुष में देखें तो XY लिंग गुणसूत्र होते हैं और महिला में XX होते हैं। तो 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखकर आना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 14। कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो डीएनए खंड को काटता है। यह तो काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न, या फिर इसी को इस प्रकार से पूछ लेता है कि डीएनए का चाकू किसे कहते हैं? डीएनए का चाकू किसे कहते हैं, यानी कि चाकू को मतलब काटना, तो यही आपको लिखकर आना है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने में सहायता करता है? यानी कि अब आपको बताना है कि डीएनए खंड को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो वो एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काटता है और जो लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? डीएनए खंड को जोड़ता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, जीनोम क्या है? जीनोम क्या है? उत्तर है किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। यानी किसी भी जीव में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। आपको पता है कि डीएनए में 4 क्षारक पाए जाते हैं और उन्हीं के नाम पूछा है। उत्तर है एडेनिन, एडेनिन को हम ऐसे लिखते हैं, ग्वानिन यानी कि इसको हम जी से लिखते हैं, साइटोसिन इसे हम सी से लिखते हैं और थायमिन इसे हम टी से लिखते हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये डीएनए में 4 क्षारक पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, आरएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। ये था दोस्तों डीएनए में और इसमें पूछा है आरएनए में। तो आरएनए में होता है दोस्तों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है उसमें थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल। बस इतना ही अंतर होता है और बराबर होते हैं क्षारक। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य होता है उसमें जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखने। नंबर 1 पर है हैजा, तपेदिक, मियादी बुखार, निमोनिया आदि। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। डेंगू बुखार, चेचक, रेबीज आदि। ये सब क्या है? विषाणु जनित रोगों के नाम हैं। जीवाणु जनित भी आपको पता चल गया और विषाणु जनित भी आपको पता चल गया। ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।